हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पंडा बाई LK सर में। हम अग्रवाल सेट 2023 का चौथा सेट का पार्ट नंबर 2 करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। आपसे इसका पूछ रहा विभेद कर, तो विभेद कर आपको ध्यान रखना है कि d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो द्विघात समीकरण वास्तविक रूप से होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है। तो यहाँ से आप इन दोनों समीकरणों की तुलना करोगे तो आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा यहाँ से कि a बराबर है 2 और b बराबर निकालोगे, देखोगे तुलना करोगे तो माइनस का 4 और c बराबर आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3। अब इस विविध कर के फार्मूले में रखना है तो रख दोगे तो d बराबर आ जाएगा यहाँ से -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3, तो 4 चौका 16 माइनस यहाँ से 4 दूनी 8 त्रिका हो जाएगा 24। तो आप इसको d निकालिए, तो d यहाँ से निकालोगे तो आपके पास यहाँ से बचेगा -8 आ गया, यानी हमारे पास विविध कर का मान आ गया -8। अब पूछ रहा है मूलों की प्रकृति, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा द्विघात समीकरण में यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल हमेशा वास्तविक होंगे और असमान होते हैं, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर आपको d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे, मूल हमारे पास वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी हो जाते हैं। और अगर आपका d 0 से छोटा है तब वो मूल हमारे पास काल्पनिक हो जाते हैं, काल्पनिक होंगे और असमान भी होंगे। तो आपका विविध कर का जो मान मैंने यहाँ से निकाला है तो देखोगे कि d का मान आया है -8, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि d का मान <0 है। तब आपके मूलों की प्रकृति कैसे बोल दोगे कि ये मूल हमारे पास काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। इन तीनों कंडीशन को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दूसरे का दिया गया है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि हमने माना धनात्मक जो संख्याएं दी गई हैं पूर्णांक हैं और सम संख्या, तो आप देखते हैं कि पूर्णांकों में हमेशा अंतर समान होता है। तो सम संख्या है तो हमने माना x, तो पूर्णांकों में अंतर। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सम पूछा गया तो सम में और विषम में हमेशा 2 का अंतर होता है। तो मैंने पहली माना x तो दूसरी हो जाएगी x प्लस का 2। अब आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, तो हम यहाँ से वर्ग कर लेते हैं तो x प्लस 2 का वर्ग कर लेंगे और कह रहा दोनों के वर्गों का योग 340 है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो हल करोगे तो आ जाएगा x² प्लस इसको होल स्क्वायर खोलोगे तो x² प्लस का 4 और प्लस का 4 और x आ जाएगा बराबर आ जाएगा यहाँ से 340 के। यहाँ से 2x² प्लस का देखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4x और प्लस का 4 बराबर है 340 के। अब इसको आप हल करिए, तो हल करोगे तो देखोगे कि आपका दोनों में से क्या समान है, 2 समान हैं। तो 2 को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो x² प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 340 के। अब देखो 2 से काट दिया जाए तो 2 से आ जाएगा 170, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस का 2x और ये 2 इधर चला जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 168 के। x² प्लस का 2x और इसको इधर लाइए तो 168 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके आप द्विघात समीकरण बन गया है तो इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करोगे तो कह रहा है कि यहाँ से देखो इन दोनों का पहले का और लास्ट का गुणा कराया जाता है, तो गुणा कराओगे तो आपके पास आएगा माइनस का 168x²। अब यहाँ पर 168x² कह रहा है कि ऐसा घटाओ कि हमारे पास प्लस का 2x आ जाए, तो इनके गुणनखंड करो। तो यहाँ से गुणनखंड कर लो आप, तो यहाँ से 4 से हम काटेंगे तो 4 से को 16 और यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 और कमा 4, इसके गुणनखंड आ गए। तो अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 4 लिख सकते हो।
आपने इसके गुणनखंड यहाँ से कर लिए, क्योंकि देखो कि 7 तिक्की दूनी 42 और ये 4 हो गया गुणनखंड आपका। तो अब इसके गुणनखंड में देखिए कि आपको 2 लाना है, तो यहाँ से देखो कि 7 तियाँ, यहाँ से 2 सत्ते 14 और यहाँ से 3 चौको 12। क्या आपका जो है 14 में से अगर 12 चला जाएगा 2 आ जाएगा बिल्कुल। तो आप यहाँ पर रख दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का हो जाएगा 12x और माइनस का हो जाएगा 168 बराबर 0 के। अब आप देखिए कि क्या इन दोनों को गुणा कराने पर वही आएगा, तो गुणा करा के देखिए तो इकाई का अंक क्या आ रहा 8 आ रहा, तो देखो 8 सही है। और देखो कि प्लस, अब चिन्ह अब देखो कि प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो देखो माइनस चिन्ह है और घटाओगे भी तो आपका समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने सही करा है। आप ऐसे ही चेक करिएगा। तो यहाँ से देखो दोनों में समान क्या है एक्स का, तो मैं यहाँ से एक्स को निकाल लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 14। और यहाँ से देखो कि माइनस का और 12 का कॉमन है, तो एक्स और यहाँ से प्लस का 14 बराबर 0। अब यहाँ से देखना है कि इन दोनों में कोष्टक समान है। आपका कोष्टक समान होना चाहिए जब आप मध्यपद को तोड़कर कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 14 और ये बच जाएगा यहाँ से x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से x के आपके 2 मूल आ चुके हैं, एक आ चुका है 12, दूसरा आ जाएगा माइनस का 14। अब आपसे पूछा इसने क्या था कि 2 धनात्मक समपूर्णांकों की बात करी थी, धनात्मक क्या ये है नहीं, तो आपका केवल मान क्या हो जाएगा x बराबर 12। तो यानी पहली जो संख्या आ चुकी है हमारे पास, पहला पूर्णांक है x बराबर 12 के और दूसरा पूर्णांक हमें दिया गया है x प्लस 2, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो x बराबर आ जाएगा 14। यही आपके राइट आंसर होंगे। आशा है आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा। प्रश्न दिया गया है ओ एक वृत्त का केंद्र है जो स्पर्श रेखा टी पी और टी क्यू जो वृत्त को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करती है, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु टी से वृत्त यानी खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 गुणा ओ पी क्यू के है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र हम बनाते हैं तो हमें ऐसा दिया गया है, ये बिंदु P है और यहाँ पर Q है, कोई बाह्य बिंदु T दिया गया है जिससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और कह रहा है कि केंद्र वृत्त का O है, यहाँ से कोई इसकी रेखाएं हैं जो वृत्त की हम यहाँ से त्रिज्या मानते हैं, क्योंकि केंद्र है तो त्रिज्या तो होंगी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमें दिया गया है कि सिद्ध करना है कि पी टी क्यू जो कोण है वो दोगुना कोण है ओ पी क्यू का। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक रेखा खींच लेता हूँ और यहाँ से एक रेखा और खींच लेता हूँ, इसको मैं आर मानता हूँ। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या देना है कि मैं त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ से ले आता हूँ मैं त्रिभुज पी टी और ओ, पी टी ओ व मैं यहाँ से लेता हूँ टी क्यू और ओ में। तो यहाँ से टी क्यू ओ में मैं कहूँगा कि ये देखो, आप यहाँ से कहोगे कि ओ आर जो यहाँ से ओ और आपके पास पी बराबर होगा। देखो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, तो यहाँ से कहोगे कि ओ क्यू बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? फिर आप क्या कहेंगे कि हमारे पास देखो ओ टी जो है बराबर होगा ओ टी के, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, उभयनिष्ठ रेखा है, तो उभयनिष्ठ रेखा हम मान लेते हैं। फिर आप देखो बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो कहोगे कि यहाँ से पी टी बराबर हो जाएगा यहाँ से क्यू टी के। आप इतना बोल देंगे ये क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं। तो आपको पता चल चुका है कि ये इसके बराबर, ये वाली उभयनिष्ठ है और ये वाली इसके बराबर है। तब आप कह देंगे कि त्रिभुज जो है पी टी जो ओ है वो हमारे पास सर्वांग सम है टी क्यू और ओ के। तब आप कह देंगे कि जो कोण आपके पास है पी टी ओ बराबर होगा कोण क्यू टी ओ के, यानी ये वाला जो कोण है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मैं इसको समीकरण नंबर 1 में मान लेता हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। हम चलते हैं त्रिभुज
पी टी ओ व त्रिभुज पी आर ओ में ये वाला त्रिभुज देखो पी टी ओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और यहाँ से त्रिभुज पी आर ओ, तो यहाँ से हो जाएगा पी आर और ओ, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला इतना, और इस वाले में चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या कहोगे कि आपका जो है यहाँ से जो आपका पी ओ है, ये आपकी पी ओ बराबर हो जाएगा आपके पास पी ओ के। क्यों? क्योंकि देखो दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, ये इस वाले में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो क्या कहोगे, ये उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा आपकी हो जाएगी। अब कहोगे कि आपके पास जो कोण है टी पी ओ बराबर हो जाएगा कोण पी आर ओ के बराबर 90 अंश के। आप देखोगे कि टी पी ओ, ये टी पी ओ आप जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है हमेशा बराबर होती हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 अंश का हो जाएगा और ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि जीवा पर जो है त्रिज्या केंद्र से जो है लंब डाला गया वो भी 90 अंश का होता है। तो ये 90, तो ये 90, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कहता हूँ कि कोण जो है पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, ये पी ओ आर, ये कोण जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा कोण पी ओ टी के। यहाँ से पी ओ और टी के ये वाला बराबर हो जाए, क्योंकि आपके दो कोण बराबर हो चुके हैं, तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे, उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो हमने माना अभी त्रिभुज पी टी ओ हमारे पास समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज पी आर ओ के। तब हम कह सकते हैं कि कोण जो होगा ओ पी आर जो है बराबर होगा कोण पी टी और ओ के। ये वाला कोण आप देखेंगे कि ओ पी और आर, ये ओ पी आर ये वाला कोण, और यहाँ से कोण पी टी ओ, तो पी और आपके पास ये टी और ओ के इस वाले त्रिभुज के ये वाले त्रिभुज दोनों, यानी ये कोण और ये कोण आपके बराबर है। इसका मैं थीटा मानता हूँ, तो ये भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। अब मैं समीकरण इसको 2 में मान लेता हूँ। अब क्या कहूँगा कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी टी ओ प्लस का कोण क्यू टी ओ के। जो पी टी ओ कोण है, यहाँ से पी टी और क्यू जो कोण है वो बराबर हो जाएगा कोण पी टी ओ के, यानी पी टी ओ के इतना और प्लस आप क्यू, ये क्यू टी और ओ के, यानी ये पूरा जो बड़ा वाला कोण है ये इतना और इतने के योग के बराबर होगा। क्या आप इतना समझ जा चुके हैं? तो आप इसको क्या लिख दोगे कि पी टी जो क्यू कोण है वो, आप देखो कि समीकरण नंबर 1 में क्या कह रहा था कि कोण जो है पी टी ओ और प्लस कोण, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये इसके बराबर समीकरण नंबर 100, तो यहाँ से लिख दोगे कोण पी टी और ओ के। तो क्या आपको यहाँ से पता चल गया कि पी टी क्यू जो कोण है वो 2 गुना है कोण पी और इसके टी और ओ के। अब आप यहाँ से क्या लिखोगे कि देखो समीकरण नंबर आपको 2 में दिया गया है कि पी टी ओ जो है किसके बराबर है, ओ पी आर के। तो यहाँ से लिख दोगे पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2 गुना है कोण ओ पी आर के। अब आप देखोगे कि ओ पी आर जो है त्रिभुज, यही त्रिभुज का जो कोण है ओ पी और क्यू के, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज का कॉमन कोण है, देखो ये वाला, और इसमें भी छोटे वाले में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज के समान है, तो यानी कोण तो वही रहेगा ना, कोण वही का रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हूँ कि कोण ओ और पी और जो क्यू कोण है आपके इसके 2 गुने के बराबर होगा। यही आपका सिद्ध करना था। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर घ दिया गया है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे 50 मीटर की दूर पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है
एक प्रकाश स्तंभ उसकी ऊंचाई हमने माना h, और 2 जहाजें जिनके अवनमन कोण हमसे दिए गए हैं, तो मैं यहाँ से अवनमन कोण पहली जहाज को मैं ए मानता हूँ, दूसरी जहाज को मैं बी मानता हूँ, और यहाँ पर मैं इस पॉइंट को सी और इसको डी में मानता हूँ। तो मैं यहाँ से अगर मान लेता हूँ तो अवनमन कोण हमारे पास पहले वाला कोण 30 डिग्री कह रहा था और दूसरा कह रहा था 60 डिग्री। अगर ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि समांतर रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण आपके बराबर होंगे। तो अगर ये 60 तो ये भी 60, आपको पता चल चुका है यहाँ से। और इनको दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 50 मीटर दिया है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, लगाओ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से लगाओगे क्या कि यहाँ से इस वाले त्रिभुज में हम चलते हैं, इसकी दूरी में मान लेता हूँ कि x है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DBC में इस छोटे वाले त्रिभुज में पहले लेते हैं, तो आपके पास इस त्रिभुज में आ जाएगा, क्या लिख सकते हो आप, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h, और बटा में आधार आ जाएगा। tan 60 का मान आपको पता है कि √3 होता है, तो h बटा x आ जाएगा। आप कैंची गुणा कराइए तो x और बराबर हो जाएगा h बटा √3 के समीकरण नंबर 1 मान लो। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज यहाँ से DA और C कहूँगा, तो DAC में चलोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटा ये हो जाएगा 50 + x। ये दूरी देख रहे होंगे आप, ये दोनों दूरी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा 50 + x। अब आप यहाँ से कैंची गुणा कराइए, तो यहाँ से जब कैंची गुणा कराओगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 + x बराबर √3 × h के। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 से आप h का हम यहाँ से x का मान रख सकते हैं। तो 50 प्लस यहाँ से रखोगे तो h √3 बराबर हो जाएगा √3 और h के। अब यहाँ से आप इसको हल करिए। अगर हल करोगे तो देखोगे कि आपके पास ये यहाँ से 50 लिखा है बराबर और √3 और h को h की तरफ लाइए तो माइनस का h बटा √3 आ जाएगा। अब इसको आप एलसीएम लेकर हल करिए, तो देखो यहाँ से h का कॉमन है, यहाँ से एलसीएम लिया तो √3 जो हो गया 3 और -1 बटा √3 आ गया। यहाँ से 50 बराबर h यहाँ से 2 बटा √3 आ जाएगा जब हल करोगे। तो आप इसका गुणा कराइए, तो गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 50 √3 और बटा में आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा h के। तो 2 से काटोगे 25, तो h बराबर आपको क्या पता चल चुका है कि 25 √3 मीटर जो है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई रही होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दिया है 2 का अंक नंबर, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम, और इनके छात्रों की संख्या दी गई 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78 और 80 दिए गए हैं। तो आपको इस प्रश्न में संचयी बारंबारता के रूप में आंकड़े दिए गए हैं। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से 5 से कम का मतलब है कि 0 से 5 के बीच में आंकड़े दिए गए हैं, और यहाँ से 10 से, तो 5 से आपके पास 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 से 15, 15 से आपके पास हो जाएगा यहाँ से 20, 20 से हो जाएगा 25, और आपके पास यहाँ से 25 से हो जाएगा 30, 30 से हो जाएगा 35, और 35 से हो जाएगा आपके पास 40। और यहाँ आपको दी गई है संचयी बारंबारता, तो यहाँ से लिख लो 3 है, 10, 25, 49, 65, 73, 78 और 80 दिए गए हैं। अब आपको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए सबसे पहले बारंबारता चाहिए आपको। संचयी बारंबारता सी अब दे रखी है, तो आप यहाँ से बारंबारता निकालोगे, f निकालोगे, तो आपको बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दूसरे पद में से आपको पहला घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या 10 में से आप पहले 3 लिखोगे, फिर आप यहाँ से क्या करोगे कि 10 में से 3 घटाओगे तो 7, फिर से घटाते चलो तो यहाँ से 15, फिर इसमें आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 24, इसमें आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 16, इसमें घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 8, फिर यहाँ से 5 और आ जाएगा आपके पास 2 आ गया। आप इस बारंबारता को अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा f बराबर होता है n बराबर, ये इसी को लिख सकते हो। अब जोड़ोगे तो आप टोटल जोड़ोगे तो 80 आपका आ जाएगा।
अब आपको ध्यान रखना है कि समांतर माध्य निकालने के लिए हमें मध्यमान की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से मध्यमान भी निकाल लेते। तो आपको क्या करना है, उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा बटा 2 करना होता। तो इन दोनों को जोड़ोगे, आधा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5, और यहाँ से जोड़ोगे तो आपके पास 15 का 10 7.5, यानी अब देखोगे कि हमें 5 का अंतर आ रहा है, तो 5 के अंतर पर हम लिखते जाएंगे इसको। 5 के अंतर पर आ रहा है तो यहाँ से 22.5 और इसको लिख दोगे आप 27.5 और इसको लिख दोगे 32.5 और इसको 37.5 लिख देंगे। ये आपके मध्यमान आ चुका है। तो अब आपको चाहिए f(x), क्योंकि आपको पता है कि समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, आपको यही पता होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास आंकड़े बड़े हैं। अगर आंकड़े बड़े होते हैं तो हमें जल्दी से क्वेश्चन को हल करने के लिए लघु विधि या फिर कल्पित विधि का इस्तेमाल करना होता। तो आपके पास लघु विधि या कल्पित विधि जो होती है, याद रखोगे कि x बार बराबर होता है a प्लस का सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है, जहाँ पर d बराबर होता है x माइनस ए होता है। तो हम यहाँ से x माइनस ए लिख लेते हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि देखो ये ए क्या है, कल्पित माध्य होता है। तो ए का नाम हम यहाँ से दे देते हैं कि हमारे पास है कल्पित माध्य, इसका नाम है कल्पित माध्य। अब हम निकालना कैसे होता है, देखो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। तो हम यहाँ से कोई एक पद ले लेते हैं बीच वाला। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, पाँचवां पद हम इसको नाम दे देते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा ए, इसका नाम हम दे चुके हैं ए। अब हमें क्या करना है कि x माइनस ए घटाते जाना है। तो x में से ए घटाओगे तो आपके पास देखो यहाँ से आपके पास ये वाला पद आ गया, इसके सामने 12 x का मान आ गया। तो x का मान में से क्या करना है, ए घटाना है। तो x में से ए घटाओगे, सॉरी ये वाला पद आपके पास हो जाएगा। तो इसमें घटाते जाओ तो x माइनस का ए निकालोगे, तो यहाँ से x माइनस ए निकालो। तो x माइनस ए घटाओगे तो आपके पास 22.5 में से ये घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 20। इसमें घटाओगे काय का आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का आप लिखते जाइए। माइनस किस प्रकार घटाओगे तो 15, इसमें घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 10, इसमें घटाओगे तो 5, इसमें घटाओगे तो 0, और इस वाले में घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 5 और 10 और यहाँ से आ जाएगा आपका 15। इतना मान आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, f इंटू आपके पास मैंने d, इसको d मैंने मान लिया है। अब आपको चाहिए f इंटू डी, तो यानी दोनों का गुणा चाहिए। दोनों का आप गुणा कराइए। अगर दोनों का आप गुणा कराएंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का 160, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 105, और इनका गुणा कराइए तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 150, माइनस का 120 और 0, और यहाँ से आ जाएगा 40, और आपका आ जाएगा यहाँ से 50 और 30 आ जाएंगे। तो आप इन सब को जब हल करोगे तो इनका मान आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 315। इसका मान आ चुका है 315। अब इस फार्मूले में आपको रख देना है। तो आपको फार्मूला पता है कि x बार बराबर ए का मान हमने माना कितना, देखो यहाँ से माना हमने इसको 22.5, और प्लस में हमें पता है सिग्मा एफ डी का मान, तो यहाँ से कितना है 315, और बटा में सिग्मा एफ, देखो सिग्मा एफ हमने 80 निकाला तो 80 का भाग देने। जब इसको आप हल करोगे यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो ये भी माइनस का रहेगा। आपको इतना ध्यान रखना क्योंकि चिन्ह सहित यहाँ पर लेना, क्योंकि देख आंकड़े देख रहे होंगे आप, बड़े हैं तो आंकड़े छोटे हैं तो माइनस का ही आएगा। तो अब इसको जब हल करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 18.56 के रूप में आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर दिया गया है दूसरे का चा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता दी गई है 3, 10, 20, 13 और 4 दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए इनके आंकड़ों को। तो मैं नोट करता हूँ। वर्ग अंतराल 10 से 25, यहाँ से 25 से 40 और 40 से 55, 40 से 55 दिया गया, और 55 से 70 और 70 से 85 दिए गए हैं। मैं इन आंकड़ों को नोट कर लेता हूँ। और आपके पास बारंबारता दी गई है 3, 10,
20, 13 और 4 दिए गए, तो रख देते हैं हम। अब आपको ध्यान रखना है कि माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से संचयी बारंबारता निकालते तो कह रहा है इनको जोड़ना होता है। तो पहले पद है 3 और 3 में 10 जोड़ोगे तो आपके पास 13, 13 में 20 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 33, और 33 में 13 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 46, 46 में 4 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 50। यानी यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका निकालने के लिए हमें आंकड़े अगर वर्गीकृत होते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है L1 + L2 - L1 बटा F इंटू N/2 माइनस कैपिटल F, या फिर संचयी बारंबारता। तो मैं यहाँ से हमें L1 L2 निकालना है, यानी हमें जो माध्यिका वर्ग है उसको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से 3, यहाँ से देखोगे जो बारंबारता दी गई उसको पहले गिनो। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आंकड़े 5 यानी n पदों की संख्या कितनी है, विषम है, 5 है। तो आपको मैंने बताया था कि n + का 1 बटा 2वां पद होता है। तो यहाँ पर n का मान रखिए तो आपके पास आ जाएगा तीसरा पद। तीसरा पद आपको दिया कितना, 1 2 3, यानी आपके पास माध्यिका वर्ग आ चुकी है। ये आपकी माध्यिका वर्ग है। इसके जस्ट ऊपर वाला होता है हमारे पास संचयी बारंबारता। तो आपको इतना पता चल चुका है। अगर इतना पता चल चुका है तो यहाँ से लिख लो L1 का मान L2 बराबर, तो L1 का मान 40, L2 का मान 55 और F का मान आ गया 20 और कैपिटल F या फिर CF का मान आ चुका हमें 13। और हमने यहाँ से संचयी इसको पदों का योग निकाला है 50, तो n बराबर हो गया हमारे पास 50। तो यहाँ से n बराबर हम लिख लेते हैं 50। अब इस फार्मूले में हमें रखना है, तो फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L1 का मान है 40 प्लस यहाँ से L2 55 माइनस का 40 बटा में F 20 इंटू n का मान 50 बटा 2 माइनस का 13। यहाँ से इसको हल करते हैं तो 40 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 15 बटा 20 और यहाँ से 25 माइनस का 13। जब आप इसको हल करोगे तो 40 प्लस को ऊपर नीचे काट दो तो यहाँ से 3 5 15, 3 चौको 12, इसको हल करोगे तो 12 और इसको काटोगे तो आपके पास 3, यहाँ से 40 प्लस 3 3 का 9, टोटल आपका 49। यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 2 × 2x माइनस का 1 बटा x प्लस का 3 माइनस 3 कोष्टक में x प्लस का 3 बटा 2x माइनस का 1, यहाँ 5 दिया गया है, कामा x का मान नहीं हो सकता, -3 कामा 1 बटा 2 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से समीकरण को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से दिया गया है 2 कोष्टक में 2x माइनस का 1 बटा x प्लस का 3 और माइनस का 3 इंटू x प्लस का 3 बटा 2x माइनस का 1 बराबर 5। अब इस क्वेश्चन को आप हल करने के लिए क्या करिएगा कि आपको यहाँ से मानना पड़ेगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है इस वजह से हमें मानना पड़ेगा। तो हमने माना हमने कि y बराबर, इतने को मैं y मान लेता हूँ, तो 2x माइनस का 1 बटा x प्लस का 3। तो यहाँ से हम मान लगते हैं 2 इंटू वाई आ गया माइनस का 3, और देखोगे कि आप इसका व्युत्क्रम रखा है, ये तो व्युत्क्रम का मतलब 1 बटा y रखा है, बराबर में 5 है। अब इसको हम हल करते हैं तो 2 माइनस का यहाँ से 3 बटा y बराबर आ गया 5। हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y² माइनस का 3 और बराबर में 5y क्या आ जाएगा, कैंची गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ से 2y² माइनस का 5y और यह आ जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करो तो देखोगे इन दोनों के गुणनखंड करोगे तो यहाँ से 3 दूनी 6, यानी घटाने पर हमें लाना है 5। तो आप यहाँ से देखोगे 3, यहाँ से 2y² माइनस का अगर 6y में से अगर एक y घटा दो तो आपका 5 आ जाएगा, गुणा कराने पर भी -6 आ जाएगा और माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखोगे कामन लोगे तो आपके पास इन दोनों में y का कामन है, 2y का मैंने कामन लिया तो y माइनस का 3, और इनमें देखोगे प्लस का 1 का काम है तो y माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस का 3, देखो कोष्टक दोनों समान, अगर समान हो गया तो यहाँ से y के मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमने निकाला
और प्लस का 1 बराबर 0। तो y बराबर आ गया 3। दूसरा y का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। ये y के मान आ चुके हैं, y के मान आ चुके हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इनको मान लो, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में इनके मान रखो। तो आपको दिया गया था y का मान 3 है, तो 2x माइनस का 1 बटा x प्लस का 3 बराबर हमने y माना था, तो y की जगह 3 रख दोगे। अब इसको हल करो। अगर हल करोगे तो यहाँ से देखो कटे कैंची गुणा कराओ तो 2x माइनस का 1, 3 का गुणा कराओगे तो 3x और प्लस का 3 3 का 9। तो देखो ये वाला इधर आएगा, ये वाला माइनस का 9, माइनस का इधर आया तो 1 और बराबर 3x माइनस का 2x। इसको आपने माइनस का 10 बराबर x, यानी x का मान आ चुका है माइनस का 10। दूसरा यहाँ से फिर रखिए 2x माइनस का 1 बटा x प्लस का 3 बराबर माइनस 1/2। कैंची गुणा कराइए, 2 दूनी 4 माइनस का यहाँ से 2 बराबर इसमें माइनस का x माइनस का 3। तो आप इसको इधर लाइए तो बन जाएगा 5x और इसको इधर लाइए तो आपके पास -1, यानी x बराबर आ चुका है -1/5। इससे आसान तरीका आपको नहीं हो सकता। अतः आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3 का अथवा दिया गया है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि हमारे पास संख्या है 2 अंकों की 10x प्लस का y हमने मान लिया। तो इसका इकाई का अंक होगा क्या? इकाई का अंक हमने माना है, देखो y, और दहाई का अंक हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। बस यहाँ पर आप मान रखिए। तो कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने वाली संख्या का योग। तो 2 अंकों की संख्या पहले 10x प्लस का y और इसके अंकों को उलटोगे तो आपके पास आ जाएगा 10y प्लस x आ जाएगा। कह रहा दोनों का योग जो है 66 के बराबर। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, यदि संख्या के अंकों का अंतर, और आपसे कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर यानी x माइनस का y का जो अंतर है वो दे रहा है आपको 2 दिया है। तो यहाँ से समीकरण को हल कर लिए, तो समीकरण 1 और इसको समीकरण हल करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 11x प्लस का 11y बराबर आ जाएगा 66 के। देखो दोनों में 11 का कॉमन, तो 11 और यहाँ से x प्लस का y बराबर 66 के। तो यहाँ से 11 से काटो तो x प्लस का y बराबर 6 आ गया। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को आप हल करिए। तो यहाँ से x प्लस का y बराबर है 6 के। 2 को समीकरण 1 2 को दोनों जोड़ दो, यहाँ से माइनस वाला यहाँ से प्लस वाला जोड़ोगे तो y से y खत्म। तो यहाँ से जोड़ देता हूँ तो आपके पास 2x बराबर हो जाएगा 6 2 8 आ गया। तो x बराबर आ जाएगा 4, भाग दोगे तो अगर x का मान 4 आ चुका है तो यहाँ पर समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान आपके पास आ जाएगा 2। इसका मतलब हमें क्या संख्या पता थी? हमने माना संख्या 10x प्लस का y, तो यहाँ पर मान रखिए। तो 10 गुणा यहाँ पर x का मान 4 प्लस y का मान 2, तो 10 चुका 40 प्लस का 2, यानी संख्या आपके पास थी 42। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले चित्र बना लेना होता है। तो यहाँ से हम चित्र बना लेते हैं। 60 मीटर ऊंचा भवन है, तो 60 मीटर ऊंचा एक भवन है के शिखर से किसी मीनार के शिखर, तो हम यहाँ से मीनार बना लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि मकान के शिखर से यहाँ से शिखर के अवनमन कोण, दोनों कोण दिए गए हमको, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं। हमें दिया गया है अवनमन कोण 30 डिग्री है और उन्नयन जहाँ से दिया गया है ये वाला 30 और ये वाला 60, तो ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो हमने मान लिया इसको h मान लिया। आधार को हम x मानते हैं तो x ये भी हो जाएगा। तो इसके नाम दे देते हैं A B और C, D पॉइंट हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा। तो मैं लेता हूँ। अब देखोगे कि इस वाले त्रिभुज में अगर हम ले लें तो क्या कहूँगा कि त्रिभुज यहाँ से ACB में, तो यहाँ से लिख देंगे हम tan 60 बराबर हो जाएगा आपके पास लंब बटा आधार। तो लंब का मान हो जाएगा आपके पास 60 और आधार का मान x। 60 का मान होता है √3 बराबर 60 बटा x। तो यहाँ से x का मान निकालो
तो यहाँ से आ जाएगा 60/√3 समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर आप लगाओगे कि इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ए डी और ई में, छोटे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज ले लूँगा मैं यहाँ से ए डी और ई में, लिखूँगा कि tan 30 का दिया है तो 30 और लंब बटा आधार का मान यहाँ से, अगर आपके पास इतनी 60 है, इतनी अगर 60 है आपके पास, तो क्या इतनी क्या कह सकते हो कि 60 और ये इतनी h है तो h है, टोटल आपके पास 60 है, तो क्या इतना निकालने के लिए 60 माइनस h घटा दूँ तो इतनी मान निकाल आएगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे 60 माइनस का h और बटा में आधार है तो आधार रख दो। 60 का यहाँ से 33 का मान होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस का h बटा x। अब कैंची गुणा कराइए तो x बराबर आ जाएगा 60√3 माइनस का h√3। बस यहाँ पर इनके मान रखिए। यहाँ से x का मान हमने निकाला भी, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से x का मान रखिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 60 प्लस का √3 बटा में √3 है बराबर 60 और √3 माइनस का h√3। अब देखोगे कि इसको यहाँ से h√3 को इधर ले आओ तो h√3 बराबर हो जाएगा 60 को उधर भेजो तो 60√3 माइनस 60 वाले को उधर भेजो तो 60/√3 आ गया। अब इस दोनों में 60 का कामन, तो 60 का कामन लूँ तो मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ से 3 माइनस का 1 बटा में √3 आ गया। अब आप देखोगे 60 और यहाँ से बचेगा 2 और बटा में √3, तो देखोगे कि अगर ऊपर नीचे हम परमेकरण करा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे √3 3 मिलकर 3 से काटोगे तो आपके पास बन जाएगा 20 बार में, तो यहाँ से 20 दूनी 40√3 इतना मीटर जो है आपकी ऊंचाई हो जाएगी। यही आपका आंसर। प्रश्न नंबर 4 का अथवा दिया गया है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले चित्र बनाते हैं। हम मानते हैं कि h मीटर ऊंचाई पर, यानी पेड़ की ऊंचाई दे रखी है तो 80 यहाँ से दे रखा है आपको। हम मानते हैं कि यहाँ से कोई बिंदु है जहाँ पर चिड़िया ये पेड़ पर बैठी है तो उस पर उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में उड़ती है, तो क्षैतिज दिशा में उड़ती है हम मान लेते हैं। तो यहाँ से कहता है कि इसका उन्नयन कोण जो है 45 से अब 60 हो जाता है उसी बिंदु से देखने पर, तो ये हो जाता है हमारे पास केवल यहाँ से 45 से 30 डिग्री, तो 30 हम रख दिया। अब देखोगे 80 है तो 80 अभी यही रहेगा। अगर इतनी x इतनी हमने y मान लिया, इसके नाम दे देते हैं हम यहाँ से A B C और ये D और इस पॉइंट को E नाम दे देते हैं। अब हमें चिड़िया की चाल ज्ञात करनी है, तो आपको क्वेश्चन में हल करने के लिए ध्यान देना होगा कि अगर इस वाले त्रिभुज में ले लूँ मैं तो इसका त्रिभुज ACB में लिखूँगा कि tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब का मान 80 और बटा में x, तो यहाँ से tan 45 का मान 1 बराबर हो जाएगा 80 बटा x, गुणा कराओगे तो x बराबर हो जाएगा 80, यानी समीकरण नंबर 1। इतनी के बीच की दूरी हमें 80 मीटर पता चल चुकी है। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में हम लेते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या कहूँगा कि हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज EC और D में, तो ECD में यहाँ से लिखेंगे कि tan 30 अंश बराबर हो जाएगा 80 बटा ये दूरी हो जाएगी x प्लस वाई के आधार हो जाएगा हमारे। तो यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 80 बटा x प्लस का y, कैंची गुणा कराइए तो x प्लस का y बराबर हो जाएगा 80√3। अब देखोगे कि आप x का मान हमें पता चल चुका है तो हमें x का मान रख दूं, तो y बराबर 80√3 और x इधर आएगा तो माइनस x का मान कितना है 80। तो अब यहाँ से क्या देखोगे कि y बराबर 80 का कॉमन लो तो यहाँ से कितना √3 माइनस का 1। आपको यहाँ की दूरी भी पता चल चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, बस इस सूत्र में रख दोगे। तो आपको चाल पूछा गया है, दूरी हमने निकाल ली कि यहाँ से यहाँ तक
आप उसको जाने में जो है 2 सेकेंड का समय लगता है। तो 2 सेकेंड का समय लगता है और ये मीटर में है तो मीटर प्रति सेकेंड में चाल निकल आएगी। दूरी कितनी है 80√3 माइनस का 1 बटा और आपको समय दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड रख देते। 2 से काटोगे तो आपका पास जाएगा 40√3 माइनस का 1। अगर यहाँ से √3 का मान रखते हो तो 40 और √3 का मान रखोगे 1.73 माइनस का 1। अब यहाँ से आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 40 रूट इसमें घटाओगे तो आपके पास 0.73 आ जाएगा। इसका गुणा कराइए तो 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28 और 1 29 और एक आपके पास एक 0 और 2, तो लगभग आपके पास आ गया 29.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है चिड़िया उड़ रही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार कुल कितने घन बनेंगे? तो आपको ऐसे प्रश्न में क्या याद रखना होता है कि जब भी आकृतियों को आप पिघलाओगे तो उनका आयतन हमेशा समान होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो हमारे पास गोले थे तो गोलों का आयतन जो होगा, यहाँ से गोलों का आयतन जो होगा वही आपके शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। शंकु, यहाँ से शंकुओं के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। अब आपको क्या यहाँ से ध्यान देना होगा कि यहाँ से आयतन होता क्या है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ से आपके ठोस छोटे छोटे हैं तो हम उनके लिए संख्या मान लेते n, और छोटे शंकुओं का आयतन तो वही रहता, आयतन होगा 1/3 पाई r² h। क्योंकि हमें छोटे शंकु बनाना है तो हमें कई सारे शंकु, उनकी संख्या हमने मान ली n, और सबको जोड़ोगे तो टोटल शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मान रखने हैं तो 4/3 पाई और यहाँ से त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर n गुणा 1/3 पाई, त्रिज्या इसकी दे रखी है 3.5, तो यहाँ से 3.5 का होल स्क्वायर गुणा h का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा। अब इसको हल करना तो देखोगे कि यहाँ से 3 से 3 और पाई से पाई खत्म हुआ। अब यहाँ से बचा आपका 4 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बराबर n गुणा यहाँ से आपका आ जाएगा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3 आ गया। अब इसको आप हल करिए तो यहाँ से देखेंगे कि 2 दशमलव से 2 दशमलव यहाँ के ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको काटिए तो 5 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 7 35, 5 7 35, और यहाँ से 5 से काटिए तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यहाँ देखो 7 21, 7 21, तो दोनों से 3 3 बार कट जाएगा, 3 से ये वाला आपका 3 बचा। तो आपको यहाँ पर सब कट चुके हैं तो 4 गुणा 10 और 0.5 बचा है, और गुणा आपको यहाँ पर क्या बचा है, केवल 3 बचा है, बस इतना रख दो, n आ गया। यहाँ से अब हल करिए इसको, तो हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 चौको 12 गुणा 10.5 बराबर n के। इसको जब आप हल करेंगे तो 12 गुणा कराइए तो 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, और एक अंक में दशमलव है तो दशमलव लगा। इसका मतलब है कि n बराबर कितना आ गया, 126 शंकु छोटे छोटे बनेंगे। प्रश्न नंबर 5वें का अथवा दिया गया है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से पहले तार जो बेलन दिया गया उसको हम यहाँ से बना लेते हैं। बेलन हमें ठोस दिया गया है, इसकी त्रिज्या यानी व्यास
है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा आपके पास 1/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी लंबाई है वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और कह रहा इस बेलन से हमें एक तार बनाना है जो पतला होगा, जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 18 मीटर है, और उसका जो है तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान देना होगा, तो देखो अभी तो आयतन, इसका जो आयतन होगा वही आयतन इसका भी होगा, आपको इतना पता चल गया। तो आयतन दोनों के समान है। अगर आयतन समान है तो मैं कहूँगा कि जो बेलन का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। तो यहाँ से किस रूप में है आपके पेश, बेलनाकार के रूप में, तो बेलन का आयतन होता इसके लिए बेलन का आयतन, इसका तार का आयतन, दोनों के V1 V2 में मान लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच और डैश डैश में मानता हूँ। तो आपको देखोगे कि पाई आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और एच का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बराबर पाई गुणा आर का मान हमें पता नहीं, गुणा यहाँ से एच का मान दिया है 18 मीटर, तो 18 मीटर। और आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि आपको यहाँ से इसने दिया है सेंटीमीटर में, यहाँ पर मीटर में, तो आपको मात्रक भी बदलना होगा। तो यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम यहाँ से 100 का गुणा भी कर देंगे। अब देखिए आप, पाई से पाई आपका ख़त्म, यहाँ से इसको हल करिए, तो हल करेंगे हम लोग, तो इसको हल करेंगे तो 8 और बटा में 4 ये आ जाएगा, बराबर आपके पास आ गया आर स्क्वायर गुणा 1800। तो यहाँ से काटोगे तो 1/2, 1/2 आ गया। तो यहाँ से अब इसको बटे में रखूँगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/18 दूनी 3600। तो यहाँ से क्या पता चल चुका है कि आर बराबर आ गया 1/60 सेंटीमीटर, यानी हमें इसके जो तार है उसकी त्रिज्या पता चल चुकी है। अब उसकी मोटाई पूछ रहा है, तो मोटाई के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जो इसकी परिधि होगी वही इसकी मोटाई होगी। बोलो, जो गोलाकार, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक पेन है, तो पेन इसकी मोटाई क्या है, जो इसकी परिधि, यही तो इसकी मोटाई है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लगातार वृत्त का यहाँ से लगा दूंगा, परिधि होती है 2πr, तो बस यहाँ से मान रख देते हैं 2, और पाई का मान 22/7 और आर का मान 1/60 दे ही चुका है। तो यहाँ से काटोगे आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा 11, और यहाँ से 4 से काटा तो 15 चुका 60, तो आपके पास 11 बटा यहाँ से 15 सत्ते 105, और ये सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा इसकी मोटाई तार आ गई। आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए।